वेलकम टू डाइव टू लर्न। मैं लोकेश अग्रवाल आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन एएस और आईएफआरएस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में और कब कब डेवलपमेंट्स हुए, कब इनकी एप्लीकेबिलिटी आई, सब सीखेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, हमारी डाइव टू लर्न ऐप गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आज ही डाउनलोड कीजिए और 5 स्टार रेटिंग के साथ हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने डाइव टू लर्न चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और हमारी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आने वाली है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए भी इसे इंपॉर्टेंट समझें तो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये कैसे इवॉल्व हुआ, क्या क्या सिचुएशंस थी, कैसे बना, क्या होता है, आइए एक बात करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ज़रूरत क्या पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की? हर इंसान अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर रहा था। कोई डेप्रिसिएशन लगा रहा था एसएलएम मेथड से, कोई डब्ल्यूडीबी मेथड से, कोई 10%, कोई 15%। रेट्स भी डिफर हो रही थी। कोई क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कर रहा था फीफो मेथड से, कोई लीफो मेथड से। सबके प्रॉफिट्स अलग कैलकुलेट हो रहे थे। कैसे कंपेयर करें एक फर्म को दूसरे फर्म के रिजल्ट से? बड़ी समस्या आ गई। तो सरकार ने क्या सोचा है, कहते हैं एक काम करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कैसे रूल सेट करते हैं हम लोग कि जब भी कोई अकाउंटिंग करेगा तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करेगा, ताकि एक दूसरे से कंपैरिजन किया जा सके और कोई चीटिंग भी ना हो। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, आइए एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। देखो, इन इंडिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। आप छोटी छोटी सी बातें हैं, केवल है ना, केवल 2 पेज एक्सप्लेन करने हैं मुझे करने को तो, लेकिन हर बात के अंदर स्पेशल चीज़ें जो आपको लर्न करनी होंगी। याद करने का काम ज़्यादा है, आज समझने का फिर भी कम है, याद करने का बहुत ज़्यादा है। आइए तो देखिए दोस्तों, कौन से सेक्शंस लगेंगे आपके। सेक्शन 133 आपके ऊपर एप्लीकेबल है यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 133 इंडियन कंपनीज एक्ट का, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कहता है, ठीक है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली नोटिफाई किया गया। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंडियन एएस जो बोलते हैं, ये क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो, अकाउंटिंग करने के लिए कुछ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। फुल फॉर्म याद रखना, जीएएपी की क्या होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यानी कि जो ऐसे कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हर कोई एक्सेप्ट करता है। तो देखो, ये भी 2 तरह के थे। कुछ थे इंडियन, जो नेशनल गैप होते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चलता है, और कुछ इंटरनेशनल गैप फॉरेन के अंदर जहाँ चलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे भारत में चलता था उसे बोलते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जो फॉरेन में दूसरे देशों में चलता था उसे बोलते थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आईएएस। कई बच्चे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी आईएएस पढ़ देते हैं। बेटा नहीं, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो माइंडेड, आईएएस की अगर फुल फॉर्म आए तो वो होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इंड एएस की आए तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये क्या कैसे डेवलप हुए, एक बार फिर से सुनते हैं। देखिए, जो इंटरनेशनल गैप थे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो तो सब इसी को फॉलो कर रही थी। इंडिया के अंदर कंपनीज, जो इंडियन कंपनीज है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही थी, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन फिर हुआ क्या, भारत के अंदर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने काम करना चालू किया। अब उन्हें इंडिया में काम करना है, इंडिया में अकाउंटिंग करनी है, तो एएस फॉलो करने पड़े। अब उन्हें वहाँ पे जो खुद की, जहाँ पे देश में काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। ये तो बड़ी समस्या आन पड़ी। तो क्या हुआ, इन आईएएस का तो डेवलपमेंट हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। इनका नया नाम आ गया आईएफआरएस। आईएफआरएस की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कहें तो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल है, स्टैंडर्ड भी वही है। ये जो अकाउंटिंग था, इसे अब क्या कह दिया गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आईएफआरएस बन गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बेटा एक बात ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, एक एक अक्षर का छोटा सा कोई माइनर सा डिफरेंस कर देते हैं और पेपर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो उन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम लिख दिया स्टैंडर्ड्स की बजाय, रिपोर्टिंग को रिपोर्ट लिख दिया, या को फाइनेंशियल को कुछ और लिख दिया। छोटा सा माइनर सा डिफरेंस करके आपको पेपर में कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो आप बिल्कुल एक एक अक्षर याद रखेंगे इसका, इंटरनेशनल, या मान लीजिए वहाँ लिख दिया इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो आपका क्या होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आपको याद होगा।
अब इंडिया के अंदर क्या हुआ, कहते हैं कि सर विदेश वालों ने तो सब ने IFRS बना लिए, कह रहे हैं हम क्या करें, हमें भी तो कुछ करना है ना कॉपी। तो इंडिया ने क्या किया, इनकी देखा देखी, इनकी ही नॉलेज लेते हुए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जो बिल्कुल इनसे मैच करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हमने बहुत कुछ डाला अपना मटेरियल, लेकिन पूरा उठा के कहाँ से लेके आए, इनके में से लेके आए और अपना मटेरियल ऐड ऑन करके मसाला लगा के नाम दे दिया इंड AS। इन सॉरी टाइपिंग एरर हो गया बेटा, यहाँ पे इंडियन है ना, इंडियन नहीं है, गलत हो गया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसे नाम दिया गया इंड AS। यानी जैसे IFRS होते हैं इंडिया के अंदर, यहाँ पे क्या हो गए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि लेवल मैच करते हैं किससे, IFRS से लेवल मैच करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि भाई ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का प्रोसेस क्या होता है, नोटिफिकेशन वगैरह का कैसे ये बताया जाता है। इस प्रोसेस को सुनिए, जनरल है, अच्छा है, हो सकता है ऐसा कुछ सवाल आ जाए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कौन सा बोर्ड है बेटा, ASB, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ASB जो है ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो रखा है, ICI के अंदर एक बोर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड ने क्या किया, एक कमेटी डेवलप करी, एक कमेटी बनाई। ठीक है, और कमेटी का नाम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कमेटी बनाई और उसका नाम क्या रखा, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एक कमेटी बनाई जिसमें कुछ लोग जोड़ दिए और इनको नाम क्या दिया, नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नाकास। ठीक है, आपको याद रखना है बेटा ये सब, नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, एडवाइज करती है ये कमेटी का काम क्या है, नेशनल याद रह जाएगा, ये एडवाइज़र है, किस चीज़ के एडवाइज़र है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो आपको याद होगा नेशनल एडवाइज़र कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये तो थी पहले, अब इसका नाम चेंज होकर दूसरी कमेटी बन चुकी है लेटर ऑन, क्या बनाई है, कमेटी फॉर्म नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NFRA। ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अब ये अकाउंटिंग वर्ड यूज़ नहीं करते, अब क्या यूज़ करते हैं अपन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, अकाउंटिंग नहीं है, ये लास्ट वाले ए का मीनिंग क्या है, अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंसिंग बोलो, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। बेटा याद रखना कुछ चीज़ें हैं ना, IAS, AS, इंडियन AS, IFRS, नाकास, NFRA, है ना। अब चलिए आगे, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। नाउ दिस कमेटी प्रिपेयर्स द इंडियन AS। अच्छा, अब ये कमेटी करती क्या है, नाम तो याद होगा, चलो ये कमेटी क्या करती है, ये बनाती है इंडियन AS, सरकार थोड़ी बनाती है, कौन बनाता है, ये लोग बनाते हैं, जो ये अथॉरिटी है ये बनाती है। और ये किसको भेज देती है, अपनी ASB को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड फिर क्या करता है, इसको रिकमेंड करता है MCA को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को। और फिर MCA क्या करती है, जो इंडिया का गैजेटेड ऑफिशियल गैजेट होता है उसमें नोटिफाई करती है कि हाँ भाई ये इंडिया में एप्लीकेबल है। एक बार फिर समझाऊँ आपको, देखिए सबसे पहले बनाएगा कौन, बनाएगा NFRA। वो किसको भेजेगा, उसका जो गार्जियन है वो कौन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो ICI के अंदर बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये ASB किसको भेजेगा, ये MCA को भेजेगा। और MCA क्या करेगी, फिर इसको पढ़ लिख के बात करके आपस में इसको क्या करेगी, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगी और तब से ये अप्लाई हो जाएगा इंडिया में कोई भी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये प्रोसेस ज़रूर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैसे कैसे डेवलप हुए, कब कब आए, जरूर याद रखना डेट के साथ में, बहुत ज़्यादा याद रखने का काम है। सबसे पहले 16 फरवरी 15 को MCA ने नोटिफाई किए हैं इंडियन AS। ठीक है, और ये कैसे और किए, इनके लिए एक रूल्स लेके आए, एक सेट ऑफ रूल्स लेके आए जिनका नाम क्या है, कंपनीज इंड AS रूल्स 2015। देखो 2015 में आए थे, किस चीज़ के लिए आए थे, इंड AS के लिए आए थे। तो नाम क्या बन गया इसका, कंपनीज इंड AS रूल्स 2015, नाम याद हो गया, 2015 के रूल्स थे। 2016 में अब अमेंड हुए तो अमेंडमेंट लग गया वर्ड, 2017 में अमेंड हुए तो अमेंडमेंट लग गया वर्ड। अब कितने लाए ये भी पूछा जा सकता है। सबसे पहली बार जब आए तो वो टोटल 39 स्टैंडर्ड्स थे और उसके बाद कुछ डिलीट हुए, कुछ ऐड हुए, ऐसा नहीं है कि 2 ही ऐड हुए, कुछ डिलीट हुए, कुछ ऐड हुए। और आज की डेट में टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं, 41 स्टैंडर्ड्स टोटल एप्लीकेबल हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले आए 39 और अब कितने हैं, 41 हैं आज की डेट में। अब बात करते हैं भाई ये फॉलो किसको करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसकी भी डेट। इनफैक्ट मैंने जो भी बता रहा हूँ ना आपको, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन याद रखने की हैं,
ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फाइल शेयर कर देंगे हम लोग, फाइल ले लीजिएगा और ज़रूर याद कीजिएगा इसको। आइए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबल है किस पे, किसको फॉलो करना है, किसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, किसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। देखिए सन जब 2015 में आया ना, सबसे पहले ये है ना, अप्रैल में जब फरवरी में आया था, अप्रैल से जब स्टार्टिंग हुई तो इसको वॉलंटरी बोला गया। कहते हैं जो कर सकता है, जो समझ सकता है, क्योंकि देखो जब चीज़ नई नई आती है तो उसे समझने में काफ़ी समय लग जाता है। जैसे जीएसटी है, आया ना जुलाई के अंदर, जब आया था तो बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया था, समस्या ही समस्या हो गई, किसी को, आधे लोगों को पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। उसी तरीके से जब ये आए तो वॉलंटरी रखा गया। अब जीएसटी वॉलंटरी नहीं था, वो सीधा ही एप्लीकेबल हो गया था 1 जुलाई को, है ना। खैर, ये वॉलंटरी था। कहते जो कर सकता है सन 2015 में 16 में वो कर ले, 2015-16 में वॉलंटरी था। उस फाइनेंशियल ईयर में किसी के लिए एप्लीकेबल रूल नहीं था, जो करना चाहे कर सकता है। लेकिन जो सब 1 अप्रैल 2016 से जो नया साल शुरू हुआ सन 2016-17, वहाँ पे एक रूल लाया गया। क्या रूल लाया गया? कहते हैं मैंडेटरी है जी, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना तो कोई करेगा ही नहीं। सब लोग सोचेंगे छोड़ना छोड़ना, अब मैंडेटरी तो करना पड़ेगा। अब किसके लिए करे यार, हर छोटे मोटे बंदे के लिए थोड़ी करेंगे इंडियन एस फॉलो करना, वो तो बेचारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने में जी जान लगा दे रहे हैं। तो ये किसके लिए मैंडेटरी किया? कहते हैं लिस्टेड कंपनी, आप जानते हो ना कंपनीज लिस्टेड होती है और अनलिस्टेड, जो शेयर मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं, जो NSE BSE पे, उन्हें लिस्टेड बोलते हैं, बाकी सारी अनलिस्टेड होती हैं। तो दोनों के लिए सेम कंडीशन रखी। कह रहे जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, 500 करोड़, समझ रहे हो कितने बड़े लेवल इंडस्ट्रीज के लिए बोला गया था। 500 करोड़ से ज़्यादा हो, वो 1 अप्रैल 16 से भैया इसको फॉलो करना चालू कर दो, क्योंकि आप ही लोगों के लिए तो बनाई है इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए हम लोगों ने। अच्छा, नेटवर्थ का मीनिंग क्या होता है? नेटवर्थ में इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तीनों चीज़ें जोड़ी जाती हैं। और इनफैक्ट इसके पीछे भी रूल्स थे कि 4 साल की जोड़ी जाएंगी, पिछले 4 साल की एवरेज निकाली जाएगी, ऐसा था। खैर, वो उतना डीप में नहीं जाना, आपके लिए नेटवर्थ मतलब तीनों चीज़ें जोड़ दिए। और पहली कंडीशन में क्या रखा? 500 करोड़ रुपए। सन 2016 में पहली बार इसको मैंडेटरी किया गया। और क्या कहा गया? अगर आपकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप लिस्टेड हो, चाहे आप अनलिस्टेड हो, चाहे आप कोई भी हो। आपको 500 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है तो इसे फॉलो करो। अब अगले साल सन 1 अप्रैल 2017 में देखो, 15 में वॉलंटरी, 16 में मैंडेटरी, 17 में फिर मैंडेटरी। लेकिन किसके लिए? कहते हैं भाई 500 से ऊपर वालों ने तो पिछले साल ही कर लिया होगा, अब नीचे वालों को भी लपेटे में ले लो। कहते हैं लिस्टेड कंपनी में तो सबको बोल दिया। कहते हैं चाहे आपकी 1 करोड़ हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 लाख हो। अगर 1 लाख भी आपकी लिस्टेड कंपनी है और 1 लाख भी आपकी नेटवर्थ है तो भी आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना होगा। 1 करोड़ या जो भी आप कह लें, कोई भी वैल्यू जरूरी नहीं है, मतलब नेटवर्थ नहीं देखनी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ। कह रहे हैं नेटवर्थ नहीं है, सबको करना पड़ेगा, ऑल, सबके लिए रूल लगेगा भैया ये, ठीक है। आगे तो देखिए, अब अनलिस्टेड की बारी आई। अनलिस्टेड वालों को कहा गया कि भैया आपको 250 करोड़ से अगर आपकी ज़्यादा है, 500 करोड़ से ज़्यादा तो पहले साल में, अगले साल में 250 करोड़ से अगर ज़्यादा है तो आपको फॉलो करना है। तो देखो बेटा, ऐसे बिल्कुल इसको सेपरेट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद करोगे? 1 अप्रैल 2015 में तो सर किसी के लिए भी नहीं था। 1 अप्रैल 2016 के बाद क्या हुआ सर? 500 करोड़ से ज़्यादा वाले दोनों तरीके के लोगों के लिए कर दिया। फिर 1 अप्रैल 2017 से लिस्टेड में तो सबको कर दिया और अनलिस्टेड में 250 करोड़ से ज़्यादा वालों को कर दिया, ठीक है। अच्छा, बात आती है सर, अगर अनलिस्टेड है और हमारी कैपिटल 250 करोड़ से कम है, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी तो, है ना, तो सर इनका क्या होगा? ये क्या फॉलो करें? तो ऑल अदर कंपनीज हैव टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है इंडिया में आज भी 2 चीज़ें चल रही हैं, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और दूसरा इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसको फॉलो करना है? जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है और जिनकी 250 करोड़ या उससे कम है, ठीक है, इक्वल्स टू 250 या उससे कम है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये था एप्लीकेबिलिटी के बारे में।